हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जिंग जू फैन को गूस एंड टोंग के बारे में बता रहे होते हैं, जबकि यहीं पर वायलेंट डीमन फिर से हंसते हुए बीच में बोल पड़ता है और कहता है यही वो असली का 300 साल पहले वाला गूस एंड टोंग है। इसी को इनविंसिबल स्कम्प कहते हैं। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं, उसके मेथड्स को देखा नहीं कि वो किस तरह फाइट करता है। अगर वो 300 साल पुराना वही इनविंसिबल स्कम्प नहीं होता तो तुम सब लोग इसके सामने इस तरह अपने घुटने कैसे टेक देते। तुम्हारा जो बुढ़ा मास्टर ली ये उसके सामने कैसे हार जाता। मास्टर जिंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, हालांकि ये चारों बहुत बड़े बेवकूफ हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो बात की है वो मुझे ठीक लग रही है। मुझे लगता है कि ये सच बोल रहे हैं। ऐसा ही बात है, क्योंकि अगर वो लड़का वाकई में इनविंसिबल स्कम्प नहीं होता तो फिर टिंजू एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जू फैन को इस हालत में ले आए कि वो उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। जू फैन भी उसके सामने बिल्कुल बेबस है। इसका मतलब तो यही है कि 300 साल पहले वाला जो डेविल था जिसने टिंजू एम्पायर को तकरीबन तबाही कर दिया था, ये वही इनविंसिबल स्कम्प गूस एंड टोंग है। जू फैन उन चारों से कहता है मास्टर जिंग को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता है। वायलेंट डीमन जू फैन से कहता है हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे इस बुड्ढे को इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि ये बहुत ज्यादा बुड्ढा है, लेकिन फिर भी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। इनविंसिबल स्कम्प तो 300 साल पहले जहाँ पर आया था टिंजू एम्पायर में, तब इसने तबाही मचाई थी। तब तो ये बुड्ढा पैदा भी नहीं हुआ था, तब तक तो इसके दादाजी भी पैदा नहीं हुए होंगे। जू फैन उन चारों से कहता है लेकिन तुम चारों लोग भी मास्टर जिंग से ज्यादा बुड्ढे नहीं लग रहे, तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग भी 300 साल पुराने हो। वायलेंट डीमन जू फैन से कहता है लगता है तुम एक बात को यहाँ पर मिस कर रहे हो। जब गूस एंड टोंग ने टिंजू एम्पायर में तबाही मचाई थी तब न सिर्फ इंपीरियल फैमिली बल्कि 7 बड़ी फैमिलीज की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि वो सारे लोग मिलकर भी इस एक लड़के को नहीं हरा पाए थे। इसी वजह से इंपीरियल फैमिली वालों ने इस लड़के के नाम को टैबू करार दे दिया, यानी कि इसके नाम को बैन कर दिया। 7 बड़ी फैमिलीज में भी कोई इस लड़के का नाम नहीं लेता। इसलिए 7 बड़ी फैमिलीज के जो हाउस लॉर्ड है सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में पता है। उन्हें भी उनके प्रेडिसेसर्स ने बताया है कि किसी ने भी अपनी आंखों के साथ इस लड़के को पहले नहीं देखा। और इन बड़ी 7 फैमिलीज के अंदर जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हाउस लॉर्ड्स को और इंपीरियल फैमिली के किंग को इस बारे में पता है, लेकिन इन 7 बड़ी फैमिलीज और इंपीरियल फैमिली से हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर बहुत ज्यादा अलग है। तब इस लड़के ने पूरे टिंजू एम्पायर में तबाही मचाई थी। इस लड़के के तबाही मचाने से पहले ही हमारे मास्टर्स ने हमें वार्न कर दिया था हमें इस लड़के के साथ पंगा नहीं लेना और इसके रास्ते में नहीं आना। साथ ही वायलेंट डीमन रोना शुरू कर देता और कहता है ये तो हमारी बहुत ही बुरी किस्मत है कि जैसे ही हम लोग थंडरस्टॉर्म माउंटेन से बाहर निकले और बाहर आते ही हमारा सामना इस लड़के के साथ हो गया। जबकि हमारे एल्डर्स ने साफ साफ कहा था कि जहाँ पर भी ये लड़का नजर आए वहाँ से भाग जाना। जू फैन चिल्लाकर उसे कहता है अब जल्दी करो, अपनी बकवास बंद करो और रोना बंद करो और मुझे जल्दी से सारी बात बताओ। वायलेंट डीमन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है लेकिन इससे पहले हमें इस दर्द से आजाद करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जू फैन अपनी उंगली का इशारा करता है और उन्हें दर्द से आजाद कर देता है। वो चारों काफी ज्यादा खुश जाते हैं। जू फैन गुस्से के साथ उनसे कहता है अब जल्दी से मुझे सारी बात सच सच बताओ। तुम्हें इस गूस एंड टोंग के बारे में जो कुछ भी पता है, अगर तुम मुझे सच सच बताते हो तो मैं ये सारी बात भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर नहीं बताते तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वायलेंट डीमन चिल्लाकर उसे कहता है नहीं, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना, तुम्हें सारी बात सच सच बताता हूँ। वो सारे चिल्लाकर जू फैन से कहते हैं प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें पता है कि कब सीरियस होना है, हम दोबारा तुम्हें कभी भी बेवकूफ नहीं बनाएंगे। वायलेंट डीमन जू फैन से कहता है जितना हमें पता है उसके मुताबिक गूस एंड टोंग की जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब है, हमें इसके बारे में अभी तक समझ नहीं आई ये एक इंसान है या एक डीमन है। जू फैन कहता है तुम सब लोग ये कैसे कह सकती हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है या तुमने कोई इस तरह की बात देखी है। वायलेंट डीमन उसे कहता है मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये है ही बहुत ज्यादा अजीब। मैंने कहा ना ये बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जू फैन फिर से अपने इस ब्लड वर्म को एक्टिवेट करता है और कहता है ठीक है फिर तुम सब लोग मरोगे। वायलेंट डीमन चिल्लाकर उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सिली डीमन आगे बढ़ता है और कहता है बटलर जू फैन मेरा बड़ा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने कहा है कि गूस एंड टोंग की लाइफ बहुत ज्यादा अजीब है। बिल्कुल वाकई में ऐसी बात है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अजीब है। 300 साल पहले वो यहाँ से गायब हो गया था और आज अचानक वो यहाँ पर कहीं से अपीयर हो गया है। हमारे टिंजू एम्पायर में इंपीरियल फैमिली है, उसके साथ साथ 7 बड़ी फैमिलीज हैं और फिर यहाँ पर 3 गार्डिंग सेक्टर्स भी हैं। इन सभी के टिंजू एम्पायर में होते हुए कोई भी यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मचा सकता जितनी इस लड़के ने मचाई थी, लेकिन ये अचानक फिर से यहाँ पर आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया है। तुम्हें ये बात बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगती? जू फैन सोच रहा होता है सिली डीमन ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है, इसकी बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। गूस एंड टोंग जो कि 300 साल पहले गायब हो गया था वो अचानक कहाँ से आ गया और 7 बड़ी फैमिलीज और इंपीरियल फैमिलीज वालों को भी इस बारे में नहीं पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि गूस एंड टोंग भी एक सैक्रेड ड्राम से है, यानी कि ये भी एक डिवाइन बीइंग है। जू फैन सिली डीमन से कहता है चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ। सिली डीमन उसे कहता है ये लड़का जब पहली बार यहाँ पर देखा गया था यानी कि 300 साल पहले, तब भी ये बिल्कुल ऐसा ही था। 300 साल पहले
पहले ये 8 साल के बच्चे की बॉडी में था, लेकिन उस वक्त इसकी कल्टीवेशन 5th लेवल पर थी अपनी प्रोफाउंड राम की, लेकिन ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा चुका है और आज 300 साल के बाद ये अपनी रेडियंट स्टेज के 2nd ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन एक बात अभी तक चेंज नहीं हुई, इसे टिंजू एम्पायर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल कहा जाता है। लेकिन 300 साल पहले जब इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया था तब ये अपनी प्रोफाउंड राम में था, लेकिन अब ये रेडियंट स्टेज में है, तो अब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। ज़ू फैन भी सिली डीमन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ज़ू फैन सोच रहा होता है अगर इस ओल्ड मॉन्स्टर ने अपनी कल्टीवेशन को, अपनी बॉडी को जवान बनाए रखने के लिए जाया न किया हो तो फिर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ज़ू फैन कहता है चलो आगे की कहानी सुनाओ। सिली डीमन कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, इसे और कुछ भी पसंद नहीं आता सिर्फ इंग्रेडिएंट्स खाने के अलावा। ये हमेशा इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह खाता है, इसे इंग्रेडिएंट्स खाने बहुत ज्यादा पसंद है। अगर इसकी जगह पर कोई और होता और इस तरह के मटेरियल्स को बिना रिफाइन किए खाने की कोशिश करता तो अब तक तो उसकी बॉडी फट चुकी होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह कच्चा ही खा जाता है। सिली डीमन ज़ू फैन से कहता है क्या तुम्हें पता है जब इस लड़के के पास मटेरियल्स नहीं होते, जब इसके पास इस तरह की जड़ी बूटियां नहीं होती जिनसे वो अपना पेट भर सके, तो वो कहाँ जाता है। ज़ू फैन उसे कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएगा। सिली डीमन कहता है 7 बड़ी फैमिलीज और इंपीरियल फैमिली वालों के पास ही जाएगा। ज़ू फैन भी इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ उनके पास सबसे अच्छे मटेरियल्स होते हैं। सिली डीमन उसे कहता है तुम तो वाकई में कीवल हो, शायद तुम भी इसी बारे में सोच रहे हो कि 7 बड़ी फैमिलीज को किस तरह तबाह किया जाए, और ये बात बिल्कुल सच है। कुछ दिनों पहले ये लड़का पिल्किंग हॉल गया था और वहाँ पर जाने के बाद इसने उनके सारे इंग्रेडिएंट्स को सफा चट कर दिया। मेडिसिन किंग फैमिली वालों के पास 2nd ग्रेड से लेकर 7th ग्रेड तक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे। उन्होंने अपने पास जड़ी बूटियों की खेती उगा रखी थी, लेकिन इसने उन सारे के सारे खेतों को उजाड़ दिया और वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स खा गया। हालांकि उनके पास कुछ 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स भी थे जिनको बड़ा होने में हजारों साल लगते हैं। मेडिसिन किंग वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो लोग आराम से कैसे बैठ सकते थे। उन्होंने अपने बहुत सारे एल्डर्स को इस लड़के का पीछा करने के लिए भेज दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये टिंजू एम्पायर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब उन सारे एल्डर्स ने इसे घेर लिया तो इसने सिर्फ अपनी फिस्ट का इस्तेमाल किया और उन सारे के सारे एल्डर्स को सिर्फ एक ही पंच में मार डाला। तक तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा तो हो गया होगा। इस बूढ़े मास्टर ली ने उसका पंच खाया है, इसको पता है कि उसका पंच कितना ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जिंग भी उसकी बात सुनने के बाद अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, और वो सोच रहे होते हैं उस लड़के ने अभी तो मुझे पंच मारा ही नहीं, उसने सिर्फ अपने हाथ से मेरे पंच को रोका था और साथ ही उसने हल्का सा मुझे जोर लगाकर पीछे की तरफ पुश किया था। अगर वो मुझे पंच मारता तो मैं अब तक मर चुका होता। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं कब से मैट डिपर बनकर यहाँ पर घूम रहा हूँ और लोग मुझे पावरफुल कहते हैं, लेकिन मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। साथ ही मास्टर जिंग फिर से कांपना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन उनके बाजू पे हाथ लगाता है और उन्हें शांत करता है। ज़ू फैन उन डीमन से कहता है चलो मुझे आगे की स्टोरी बताओ, 300 साल पहले क्या हुआ था, इस लड़के ने क्या किया था। वायलेंट डीमन उसे कहता है 300 साल पहले भी इसने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को खा लिया था। मेडिसिन किंग फैमिली और 7 बड़ी फैमिली से इसने सारे इंग्रेडिएंट्स को चोरी किया था, जिसकी वजह से वो सारे लोग गुस्सा हो गए। मेडिसिन किंग फैमिली वालों ने रीजेंट स्टेट वालों से हेल्प मांगी। रीजेंट स्टेट ने अपने बहुत सारे हेल्पर्स, बहुत सारे एल्डर्स को यहाँ पर भेजा मेडिसिन किंग फैमिली वालों की हेल्प के लिए, लेकिन उनके साथ बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। गू सेंटोंग ने उन सबको भी मार डाला और उनको मारने के बाद गू सेंटोंग का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर ये जहाँ भी जाता वहाँ से जड़ी बूटियां चोरी करता और उनको खाना शुरू कर देता। यहाँ तक इस लड़के ने 7 बड़ी फैमिलीज के वेयर हाउसेज के ऊपर भी जाना शुरू कर दिया और वहाँ से जाकर माल चोरी करना स्टार्ट किया। जब 7 बड़ी फैमिलीज वालों को लगा कि वो इस लड़के को अपने आप से हैंडल नहीं कर सकते, तो उन सभी ने अपनी फाइट को छोड़कर आपस में हाथ मिला लिए। सभी 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स एक साथ मिल गए और उन्होंने टिंजू एम्पायर के सबसे बुरे ऑर्डर को लागू किया, जिसको डीमन पर्चिंग डिक्री कहते हैं। ज़ू फैन डीमन पर्चिंग डिक्री का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था डीमन पर्चिंग डिक्री किसी इस तरह के बच्चे के लिए लागू किया गया होगा। लेकिन अगर 7 बड़ी फैमिलीज वालों ने डीमन पर्चिंग डिक्री किया था तो गू सेंटोंग अभी तक जिंदा कैसे है? आए गू सेंटोंग के पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं कि 300 साल बाद भी ये अभी तक जिंदा है? मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता। एक ह्यूमनली परफॉर्म ड्रामा का एक्सपर्ट पूरी की पूरी टिंजू एम्पायर के साथ कैसे फाइट कर सकता है, अभी तक जिंदा भी है। वायलेंट डीमन ज़ू फैन से कहता है जब उन्होंने डीमन पर्चिंग डिक्री को लागू किया उसके बाद ये डीमन जहाँ भी जाता वहाँ पर वो सभी लोगों को मार देते, पूरे के पूरे शहर को जला देते, जितने भी लोग होते उन सभी को मार डालते। डीमन पर्चिंग डिक्री की वजह से जहाँ पर बहुत सारे निर्दोष और आम लोग मारे जा रहे थे, सभी लोगों ने इसके खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया। गू सेंटोंग जहाँ भी जाता, जिस भी शहर में जाता, वहाँ पर हर लोग, छोटा बच्चा बूढ़ा, सभी इसके खिलाफ खड़े हो जाते और इसे बाहर जाने का कहते कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सारी दुनिया इसके खिलाफ हो चुकी थी। तब ये लड़का वाकई में 8 साल का था। इस लड़के को लगा शायद सभी लोगों ने इसे अबैंडन कर दिया है और सभी लोग इसको बहुत ही बुरा समझ रहे हैं, इसलिए ये लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसके बाद इसके अंदर फाइट करने का हौसला नहीं बचा। इसने फाइट करना छोड़ दिया और ना ही इसके अंदर भागने की हिम्मत थी। फिर रीजेंट स्टेट और 7 बड़ी फैमिलीज ने अपने बहुत सारे एल्डर्स को इस लड़के को मारने के लिए भेजा। ज़ू फैन कहता है इसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक
तरीका है। डिमोनिक पाथ में हमें बहुत सारे ऐसे लोगों को मारना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी एक रीजन होती है। लेकिन देखने वाला तो यही समझता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, हम लोग डेविल कल्टीवेटर्स हैं, हमने एक अच्छे इंसान को मार डाला है, और वो हमारे पीछे लग जाते हैं और हमें कहते हैं कि हमने गलत किया है, और फिर वो सारे के सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जिससे कोई भी डेविल कल्टीवेटर इस स्टेट में आ जाएगा कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा मिजरेबल महसूस करेगा। इसलिए तो हम डीमन कल्टीवेटर्स को अपने दिमाग को भी कल्टीवेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है तो हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि हम लोग अकेले ही पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। मुझे लगता है कि ये डीमन पर्चिंग डिक्री एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। असल में वो लोग इस बच्चे के माइंड के साथ खेल रहे थे, और यहीं पर हमारी एपिसोड 164 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।